हेलो दोस्तों, माइस्टी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अमेरिका में दास प्रथा। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका में दासों की क्या स्थिति थी। वहाँ पर जो बगान मालिक थे उन्होंने दासों को किस तरीके से रखते थे, किस तरीके से उनसे जो है दिन भर काम करवाते थे। और साथ साथ ये भी देखेंगे किन लोगों ने जो है इसका विरोध किया, किस तरीके से उन्होंने इसके अगेंस्ट में कार्य किया। और साथ साथ जो हिस्टोरियंस हैं उनकी डिबेट भी देखेंगे इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में दासता संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का एक काला अध्याय था, जिसमें लाखों अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका लाया गया और सदियों तक गुलामी में रखा गया। गुलामी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से दक्षिण में, जहां गुलामों से शारीरिक परिश्रम करवाया जाता था। गुलामी का उन्मूलन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के साथ साथ उन्मूलनवादियों के प्रयास और गुलामी के खिलाफ लड़ने वालों के बलिदान शामिल थे, जिनमें खुद गुलाम भी शामिल थे। गुलामी की समाप्ति के बावजूद इसकी विरासत ने अमेरिकी समाज को आकार देना जारी रखा, क्योंकि इसके बाद के वर्षों में अलगाव, भेदभाव और नस्ली असमानता बनी रही। दासता के मुद्दे पर उत्तर के स्वतंत्र राज्य दक्षिण के गुलाम राज्यों से अलग हो गए थे, क्योंकि दक्षिण राज्य दासता के कारण मिलने वाले आर्थिक लाभों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और यदि 1787 के संविधान में दासता को मान्यता नहीं दी जाती तो गुलाम रखने वाले राज्य संघ में शामिल होने से इनकार कर देते, और यह राज्य दक्षिण में पड़ने वाले स्पेन शासित क्षेत्रों के प्रभाव में आ सकते थे। इसलिए दासता को कानूनी और संवैधानिक मान्यता देना अमेरिकी संघ के संरक्षण के लिए एक आवश्यक शर्त बन गया। दासों की स्थिति। दक्षिण के ज़्यादातर नागरिक कृषि पर आधारित थे। वे अपने परिवार व निगरों दासों के साथ मिलकर अपने खेतों पर काम करते थे। दक्षिण भाग अपनी कुछ विशेषताओं की वजह से उत्तरी और पश्चिमी भाग से भिन्न था। वह थी वहाँ प्रचलित दास प्रथा और बगान व्यवस्था। यह लोग मैदानी इलाके में रहते थे, इसलिए इतिहासकार फ्रैंक एल ओवस्ले ने इन्हें मैदानी लोक समाज का नाम दिया था। इन लोगों में से कुछ के पास खेतों में काम करने के लिए दास थे और कुछ के पास नहीं। ये लोग अपने उगाए गए अनाज से अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती मुख्यतः टेनेसी, उत्तर कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा और मिसिसिपी में की जाती थी। कृषि से अपनी जीविका चलाने वाले गोरे लोगों की जनसंख्या लगभग 76% थी। 1 से लेकर 20 गुलामों की सहायता से खेती करने वाले बगान मालिकों की संख्या 23% थी, जबकि बड़े बड़े मालिकों की संख्या मात्र 1% थी। दक्षिणी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था से दास प्रथा का गहरा संबंध था। दक्षिण की अर्थव्यवस्था कपास उत्पादन पर आधारित थी और कपास उत्पादन का काम गुलामों की सहायता से करवाया जाता था। दास प्रथा की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई, जब एक पुर्तगाली व्यापारी ने अफ्रीका से दास मजदूरों का आयात करना शुरू किया। 1661 में दास व्यापार को कानूनी मान्यता मिल गई। दास गुलामों के लिए कई नियमों का निर्माण किया गया, जो उनकी स्थिति को परिभाषित करती थी। गुलामों को संपत्ति समझा जाता था। गुलाम अपना कोई भी मामला अदालत में नहीं ले जा सकते थे। वे बगान मालिकों से अनुमति लिए बिना कहीं नहीं जा सकते थे। अपने पास कोई बारूदी हथियार नहीं रख सकते थे। सामान की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वह दूसरे गुलामों से भी मिल नहीं सकते थे, जब तक कि कोई श्वेत व्यक्ति उनके साथ ना हो। गुलामों से संबंधित मुद्दों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया थी। यदि गुलाम लूटपाट करता हुआ पकड़ा जाता या श्वेत महिला के साथ बलात्कार करता या अन्य गुलामों को विद्रोह के लिए भड़काता, तो उसे फांसी की सज़ा तक दी जा सकती थी। संहिता के अनुसार उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। वे अदालत में श्वेत व्यक्तियों के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते थे, किंतु दासता के कानून का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता था। कभी कभी दास संपत्ति कमा लेते थे और उन्हें पढ़ने की सुविधा दी जाती थी। उनके अपराधों की सुनवाई उनके स्वामी ही करते थे। कुछ स्वामी अपने दासों को दाग भी देते थे ताकि उनकी पहचान की जा सके। दक्षिण के पेशेवर व्यापारी दासों की खरीद बिक्री करते थे। वे दासों को दक्षिण के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते थे। कभी कभी इन दासों को
पैदल भी काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी। दासों की बिक्री नीलामी द्वारा होती थी। क्रेता दासों का भली भांति निरीक्षण करते थे, उन्हें वह खड़ा होने और पैदल चलने को कहते थे। वे ठीक तरीके से उनके दांत, पैर, बाँह आदि का निरीक्षण करते थे। क्रेता दास विक्रेताओं की चाल जानते थे और उनकी धोखेबाजी से बचने के लिए हर प्रयास करते थे। होता यह था कि कभी कभी दास विक्रेता अपने दासों के सफ़ेद बालों को काला कर देता था, उनके सूखे चमड़े पर तेल लगा देता व अन्य तरीके से उनके शारीरिक दोष छुपा लेता था। अंततः दास क्रेता बड़े सावधान और सूझबूझ से सौदा करते थे। 1840 और 1850 में एक दुरुस्त युवक दास का मूल्य 500 से $1700 होता था। एक कनीज व सुंदर दास युवती का मूल्य कई हजार डॉलर होता था। 1787 में यह निर्णय लिया गया कि 20 वर्षों बाद गुलामों का आयात नहीं किया जाएगा, जिनके अनुसार 1808 में गुलामों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद चोरी छिपे गुलाम का आयात होता रहा। दक्षिण राज्यों के हर गुलाम मालिक को अपने गुलामों को बेचने या खरीदने का अधिकार था। इतना ही नहीं, उनको किराए पर भी उठाया जा सकता था तथा गिरवी रखा जा सकता था। उन्हें जहाज़ों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था तथा उनकी नीलामी की जाती थी। उन्हें दिन रात अपने मालिकों की गुलामी करनी पड़ती थी। गुलाम पालना पूंजी निवेश की तरह था और गुलामों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए गुलामों के मालिक गुलामों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। गुलाम दीर्घजीवी हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे तथा प्राकृतिक तौर पर उनकी संख्या में वृद्धि के उपाय किए जाए, यह सब मालिक के हित में था। इतिहासकार रॉबर्ट डब्ल्यू फॉजेल तथा स्टैनली एच एंगरमैन की पुस्तक टाइम ऑन द क्रॉस से पता चलता है कि एक वयस्क गुलाम को दैनिक खाद्य सामग्री के रूप में 2 पाउंड मक्का और आधा पाउंड सूअर का मांस दिया जाता था। साथ में गौमांस, भेड़ बकरी का गोश्त, सब्जियां और फल भी होते थे। गुलाम परिवारों के लिए अलग अलग मकान होते थे। गुलामों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए नर्स और दाइयाँ भी रखी जाती थी। कुछ बड़े बड़े बगानों के अपने अस्पताल भी होते थे, जिनमें पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग वार्ड थे। इन गुलामों में परिवार प्रथा का प्रचलन था और बगान मालिक उनके विवाह को प्रश्रय देते थे। ज़्यादातर गुलाम खेतों पर जत्थों में काम करते थे। बड़े बच्चे या तो पानी भरने का काम करते या खेती के हल्के फुल्के कामों में लगाए जाते थे। जो गुलाम बूढ़े हो जाते थे, जिनसे खेती का काम नहीं होता था, उन्हें गुलामों के छोटे बच्चों की देखभाल के काम पर लगा दिया जाता था। मालिकों का प्रयत्न यह होता था कि कोई गुलाम खाली ना बैठे। कपास चुनने और फसल कटाई के दिनों में गुलामों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और दिनों में ये लोग मवेशियों की देखभाल करते थे, बाड़ों जंगलों की मरम्मत करते थे या नई फसलें बोते थे। कुछ गुलाम घरों में रसोई का काम देखते थे या कुछ शिशुओं की देखभाल करते थे। दासों के शादी विवाह, जन्म मृत्यु से संबंधित उनके अपने अलग प्रकार के रीति रिवाज थे। इस तरह श्वेतों की दुनिया के बीच गुलामों की दुनिया अलग से पहचानी जा सकती थी। मालिक और गुलामों के हित परस्पर जुड़े हुए होते थे। मालिक अपने सेवकों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे और उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। इसलिए गुलामों को खुश रखने के लिए उन्हें चिकित्सा से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती थी और अधिक उत्पादन करने पर उन्हें इनाम भी दिया जाता था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो काम से छुट्टी भी दे दी जाती थी। पर यदि काम में किसी प्रकार की ढील दिखाने, मालिक का कहा ना मानने या बुरा आचरण दिखाने पर उन्हें सबके सामने कोड़े मारे जाते थे। अपराधियों को जंजीर से जकड़ा जाता था और घोर अपराध पर गोली मार दी जाती थी। दक्षिण के बगान मालिक। दक्षिण की अर्थव्यवस्था को बड़े बड़े बगानों से जोड़कर देखा जाता रहा है। इतना ही नहीं, बगान शब्द का प्रयोग बड़ी बड़ी जोतों के लिए किया जाता था, जिसमें एक प्रबंधक के नियंत्रण में कई कामगार गुलाम लगे होते थे। यूबी फिलिप्स के अनुसार बगान भूमि की वह इकाई है जिस पर कम से कम 20 मजदूर खेती का काम करते थे। बगानों के मानक का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, किंतु अनुमान के अनुसार एक बगान कम से कम 400 एकड़ का होता था। इन बगानों में गुलामों से परिश्रम करवाया जाता था। गुलामों से मजदूरी का काम लेने पर बगान मालिकों को आर्थिक फ़ायदा मिलता था। साथ ही उन पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता होती थी। गुलाम टोलियों में बटे होते थे, जैसे खेतों पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, हल जोतने वाले आदि। यह सभी टोलियां किसी
निगरानीदार की देखरेख में काम करती थी। साल भर ये गुलाम कपास की बुआई करते थे। सर्दी के दिनों में जब उन पर काम नहीं होता था तो उन लोगों से नई ज़मीन साफ कराने, बाड़ मेड़ लगाने या औजारों की मरम्मत करने का काम करवाया जाता था। इस प्रकार बगान मालिक गुलामों को कामकाज से लगाकर उनका पूरा लाभ उठाते थे कामकाज में लगाकर उनका पूरा लाभ उठाते थे। दासों का बागवानी जीवन बगान मालिकों द्वारा संचालित किया जाता था। छोटे बगान मालिक खुद ही दासों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। बड़े बगान मालिक इसके लिए ओवरसियर और उसकी सहायता के लिए एक सहायक नियुक्त करते थे। विश्वस्त और उत्तरदायी दास को प्रधान चालक बनाया जाता था, जो ओवरसियर के अधीन कार्य करता था। दासों से काम लेने के दो तरीके थे। पहले तरीके के अंतर्गत दास को सुबह से एक खास काम दे दिया जाता था, जैसे 1 एकड़ जमीन जोतना। इस काम को कर लेने के बाद उसे दिन भर की छुट्टी मिल जाती थी। दूसरी पद्धति के अनुसार एक एक साथ अनेक दास कार्य पर लगाए जाते थे। कपास, गन्ना और तंबाकू में इसका इस्तेमाल होता था, जिसमें दासों को कई समूहों में बांट दिया जाता था, जो एक चालक द्वारा निर्देशित होते थे। दासों से पूरा काम लेने के लिए उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता था। उनके खाने की व्यवस्था की जाती थी। उन्हें अपने उपयोग के लिए बाग बगीचे लगाने की अनुमति दे दी जाती थी। सस्ती दर पर सस्ती दर पर कपड़े और जूते दे दिए जाते थे। बीमार होने पर उनकी दवा का प्रबंध किया जाता था। बगानों में काम करने वाले दास घरेलू कार्य भी करते थे। वे लोग अपने स्वामी और उसके परिवार के निकट रहते थे। स्वामी और उसके परिवार के सदस्य जो जूठन छोड़ते थे, उसे वे खाकर रह जाते थे। दास्ता का उन्मूलन। अफ्रीका से गुलामों के आयात पर 1808 में ही कानूनी प्रतिबंध लग चुका था। फिर भी अमेरिका में गुलामों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। 1830 में इनकी संख्या 20 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। इतना ही नहीं, अमेरिकन कोलोनाइजेशन नामक संस्था उन गुलामों को वापस अफ्रीका भेजने का प्रयास कर रही थी, किंतु ये समाधान आंशिक हल ही प्रस्तुत कर सका। 1830 के बाद दास्ता उन्मूलन से संबंधित सुधार आंदोलन ने संगठित आंदोलन का रूप धारण कर लिया। थियोडर ड्वाइट वेल्ड, विलियम लॉयड गैरिसन, चार्ल्स ग्रैडिसन फन्ने जैसे सुधारवादियों ने संगठित होकर दास्ता उन्मूलन का बीड़ा उठाया। गैरिसन ने 1831 में द लिबरेटर नाम का समाचार पत्र निकालना शुरू किया, जिसमें दास्ता उन्मूलन की मांग का जोरदार समर्थन किया गया। 1833 में अमेरिकी दास्ता विरोधी समिति संगठित हुई, जो काले और गोरे सभी लोगों के लिए कानूनी रूप से समानता के लिए प्रतिबद्ध थी। दास प्रथा का विरोध करने वाले व्यक्तियों में डेविड वॉकर भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 1829 में उसने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने बताया कि अमेरिका हम लोगों का भी देश है, यह केवल श्वेत लोगों का देश नहीं है। हम लोगों ने भी इसे खून पसीने से संपन्न बनाया है। श्वेतों को दासों की आवश्यकता है और एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें दास ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। दास प्रथा का एक कटु आलोचक फ्रेडरिक डगलस भी था। वह दास प्रथा के विरुद्ध मंच पर बोलने लगा। वह न केवल दासों की उन्मुक्ति चाहता था, बल्कि उनके लिए सामाजिक और आर्थिक समानता भी चाहता था। उसने 2 वर्षों तक इंग्लैंड में भी दास प्रथा का प्रचार किया। इतना ही नहीं, अमेरिका लौटने पर दास प्रथा के विरोध में नॉर्थ स्टार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करने लगा। दास्ता के विरोध में लियोड गैरिसन ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका द लिबरेटर का प्रकाशन शुरू किया। वह दासों की मुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र चाहता था। उसने अमेरिकी औपनिवेशिक समाज की निंदा की। उसका मानना था कि इस समाज में दासों की मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि इससे दास प्रथा को और प्रोत्साहन मिलता है। इसे निग्रो दासों का समर्थन भी प्राप्त था। इनके नेतृत्व में दास प्रथा विरोधी समाज की स्थापना की गई। उसने सरकार का विरोध किया और संविधान की निंदा की। उसने चर्च की निंदा करते हुए उसे दास्ता का पोषक बताया। दास्ता की दास्ता के विरुद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति हैरियट बीचर स्टोव की अंकल टॉम्स कैबिन थी। प्रथम वर्ष में इनकी 3 लाख प्रतियां बिक गई। यह उपन्यास शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। इस उपन्यास का अनेक कंपनियों ने रंगमंच पर अभिनय किया और इसकी कहानी को लोकप्रिय बनाया।
दास प्रथा से संबंधित समितियों के अनेक सक्रिय सदस्य उन्मूलनवादी थे। वह लोग दास स्वामियों का हृदय परिवर्तन चाहते थे। वे उन्हें विश्वास दिलाना चाहते थे कि दास प्रथा पापपूर्ण है, किंतु बाद में वह राजनीतिक कार्रवाई पर उतर आए। उन्होंने उत्तरी राज्यों और संघ राज्यों से आर्थिक सहायता की मांग भी की। गैरिसन ने दासों को विश्वास दिलाया कि उसका उद्देश्य उनके लिए समान अधिकार प्राप्त करना है। इसके लिए उन्होंने निगरों के लिए स्कूलों की स्थापना की। 1837 में श्वेत महिलाएं दास बच्चों को शिक्षा देने लगी। सुधारवादियों ने सभी सार्वजनिक स्कूलों में रंग भेद की नीति को त्यागने के लिए कहा, जहां श्वेत और दासों के बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। अदालतों में पृथकवादी नीति का विरोध किया जाने लगा कि निगरो बच्चों के लिए पृथक स्कूल ना खोले जाए। इतना ही नहीं, सुधारवादी उन कानूनों को रद्द कराने में भी सफल रहे जिसके अंतर्गत रेलगाड़ियों में निगरों को बैठने के अलग डिब्बे होते थे। इतिहासकार तथा इतिहास लेखन तथा इतिहासकार दास्ता के अध्ययन की शुरुआत यूबी फिलिप्स की रचना अमेरिकन निग्रो स्लेवरी और लाइफ एंड लेबर इन दी ओल्ड साउथ से हुई। फिलिप्स का मानना है कि निग्रो की कुछ प्रजातीय विशेषताएं हैं जो उन्हें श्वेत लोगों से अलग करती है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण वह दास्ता की बेड़ियों में जकड़े गए। इनकी रचना दास प्रथा पर प्रमाणित कृति मानी गई। उनका विचार था कि निग्रो आलसी, अनुत्तरदायी और आज्ञाकारी होते थे। इसके मूल में उनकी अफ्रीकी प्रजाति का खून है। अमेरिका में दास बन जाने के कारण उसके रंग की अपेक्षा उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। फिलिप्स को विश्वास था कि अमेरिकी निग्रो अपनी अफ्रीकी सभ्यता संस्कृति को भूल चुका है। 1939 में समाजवादी ई फ्रैंकलिन फ्रेजियर ने लिखा कि मानव इतिहास में कोई भी अपनी सामाजिक विरासत से इस तरह अलग नहीं किया गया, जबकि निग्रो को अफ्रीका से अमेरिका लाकर उसे सामाजिक विरासत से अलग कर दिया गया। किंतु इनकी इस मान्यता को चुनौती दी गई। विद्वान किनीथ एम स्टैम्प ने गुलामों की जैविक हीनता की अवधारणा को नकारा और दास्ता की प्रकृति में निहित शोषण संबंधी तत्वों को उजागर किया। फिलिप के अनुसार दास प्रथा दक्षिण पर भार बनकर जीवित रही। उनके अनुसार कपास की कीमतें निरंतर गिरती गई, जबकि गुलामों की कीमतें बढ़ती गई। इसका परिणाम यह निकला कि गुलाम मालिक लाभ से वंचित रह गए। चार्ल्स डब्ल्यू रैम्सडेल ने भी कुछ इसी तरह का विचार व्यक्त किया कि दास प्रथा स्वयं अलाभकारी हो जाती, क्योंकि दक्षिण में लगातार उपजाऊ धरती की मांग बढ़ रही थी, जिससे कपास की अधिक मात्रा में पूर्ति संभव हो जाती और कपास की कीमतों में भारी गिरावट आती। दास प्रथा के इन विचारों का खंडन 1950 के दशक में हुआ। विद्वान एल्फ्रेड कॉनरैड और जॉन मेयर ने अपनी रचना में यह तथ्य प्रस्तुत किया कि 1846-50 के दौरान यदि कोई व्यक्ति गुलाम खरीदने पर जितना धन लगाता तो उससे उसे उतना ही लाभ अर्जित होता जितना कि वह उसे किसी अन्य प्रकार के निवेश में लगाकर प्राप्त कर सकता था। इन लेखकों के अनुसार गुलामों की कीमतें बाजार शक्तियों से निर्धारित होती थी। अन्य विद्वान जैसे रॉबर्ट फॉजेल और स्टैनली एंगरमैन के अनुसार गुलामों की कीमतों में कभी कमी बेशी उनकी आर्थिक गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता से निर्धारित होती थी, और इन्हीं दोनों पहलुओं के कारण गुलामों की मांग घटती बढ़ती रहती थी। गुलामों के मालिकों को तो बस इस बात से मतलब था कि वह उनसे कितना लाभ बटोर सकते हैं, किंतु इसका विरोध भी कई विद्वानों ने किया। मानव शास्त्री मेलविले जे हर्स्कोविट्स ने अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ द निग्रो पास्ट में कहा कि दासत्व के बावजूद भी दासों में अफ्रीकी सभ्यता संस्कृति जीवित रही। मार्क्सवादी इतिहासकार हर्बर्ट एप्थकर ने अपनी पुस्तक में कहा कि अमेरिकी दासत्व के इतिहास में लगभग 250 बार दासों के विद्रोह हो चुके हैं। इनका मानना है कि असंतोष और विद्रोह अमेरिकी निग्रो दासों की विशेषता रही है। विद्वान स्टैनले एम एल्किस ने अपनी पुस्तक में कहा है कि दास बनाने में मनोवैज्ञानिक झटके और उस पर दास स्वामी के अधिकार दास जीवन को दुखमय बना देते हैं। इस प्रक्रिया में दास अपनी प्रजातीय या सांस्कृतिक पहचान खो देते हैं। उनके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार जॉन प्लेसिंगम ने हर्शकोविट्स के मत का समर्थन किया, किंतु एल्किंस के विचारों का विरोध किया। ब्लासिंगम ने
अपनी रचना द स्लेव कम्युनिटी में कहा कि दासत्व की संपूर्ण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू दासों का अपनी पैतृक संस्कृति को धारण करने की क्षमता है। इसके अनुसार दास परिवार के कारण ही दास अपने पूर्वजों की संस्कृति धारण करते हैं तथा इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। रॉबर्ट डब्ल्यू फॉजेल ने अपनी पुस्तक में बताया कि स्वयं बागान मालिकों ने अपने स्वार्थ के लिए दासों के बीच पारिवारिक संबंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने दासों को आलसी और असक्षम नहीं बताया, बल्कि उन्हें कर्मठ मजदूर कहा है, जिसमें कुछ कुशल भी थे। दासता की उत्पत्ति को लेकर अमेरिकी समाज के माथे पर कलंक ही नहीं माना गया, बल्कि अमेरिका में पूंजीवादी विकास की राह का रोड़ा भी समझा गया। दासता की समस्या को सुलझाने में उद्योग प्रधान प्रधान उत्तरी राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बागानों में गुलामी का अंत करके तथा गुलामों को मुक्ति देकर स्वतंत्र उत्तरी राज्यों ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे कार्य को पूरा किया। विद्वान यूजिन जेनोविच का तर्क है कि दासता ने दक्षिणी राज्यों के आर्थिक विकास को मंद कर दिया, क्योंकि गुलामों की कमाई ने स्थानीय बाजार के आकार को दक्षिण राज्यों के औद्योगिक उत्पादनों के लिए सीमित कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।